वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक, बैंडिट क्वीन की। इस फिल्म में जो कहानी है उसके कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं थे, क्योंकि ये एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म थी। इस फिल्म को गेम चेंजर कहा जाता है, क्योंकि इसने इंडिया में फिल्म मेकिंग के ऐसे हाई स्टैंडर्ड सेट किए थे जिसे आज भी बीट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इस फिल्म ने एक बेंचमार्क भी सेट किया था। और इसी वजह से अगर आप देखो तो बैंडिट क्वीन अगर नहीं बनती तो शायद सत्या भी नहीं बनती, और सत्या नहीं बनती तो शायद मनोज वाजपेयी, सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मिल भी नहीं पाते। तो बड़ी मजेदार कहानी है बैंडिट क्वीन के बनने की, और उसके रिलीज होने में कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। क्योंकि कभी फिल्म जिसके बारे में है उन्होंने इस फिल्म पे आपत्ति जता दी, कभी किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने आपत्ति जता दी, जुडिशरी ने फिल्म पे बैन भी इम्पोज कर दिया। बहुत कुछ हुआ था इस फिल्म का। अगर आपको याद होगा, मिड 90s में, ये 96 में इंडिया में रिलीज हुई थी, लेकिन इसे रिलीज होने के पीछे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पसीने छूट गए थे। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे बैंडिट क्वीन बनी, क्यों बनाया शेखर कपूर ने इस फिल्म को। क्योंकि शेखर कपूर को हमने उससे पहले, बैंडिट क्वीन से पहले जिस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई थी, मासूम और मिस्टर इंडिया, उन्हें बैंडिट क्वीन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। अ, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है। हुआ ये था कि जो बैंडिट क्वीन है वो दरअसल उसका उसे बनाने का आइडिया तब आया जब शेखर कपूर एक बुक पढ़ रहे थे। बुक का नाम था इंडियाज बैंडिट क्वीन, द रियल स्टोरी ऑफ फूलन देवी, और इसे लिखा था माला सेन ने। तो ये किताब जब पढ़ रहे थे शेखर कपूर, तो उन्हें लगा कि यार, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर से करीब 200-300 किलोमीटर के आसपास ही इस तरह की चीजें हो रही हैं इंडिया के इंटीरियर्स में, और मुझे इस बात की खबर ही नहीं है। और जो जिस तरह फूलन देवी की लाइफ जो थी, इनके साथ जो जो चीजें हुई थी, उसे देख करके कहीं ना कहीं शेखर कपूर को लगा कि हम मैं और मेरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जो विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है फिल्मों में, जिस तरीके से औरतों को पेश किया जाता था, अगर आपको याद होगा पुरानी फिल्म में, और स्टॉकिंग की जाती थी और अभद्र भाषाएं का तो इस्तेमाल होता ही था। तो वो सब को भी एनालाइज किया शेखर कपूर ने, तो उन्हें लगा कि यार, कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री भी इस तरह की चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रेप कल्चर जो है इंडिया में, और लड़ जो सबको लगता है कि लड़कियां तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई कुछ भी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सब चीज के लिए उन्होंने सोचा कि शायद हमारी बॉलीवुड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उन्हें लगा कि इस तरह के सब्जेक्ट को लोगों के सामने लाना चाहिए, और तब इन्होंने इस फिल्म पे काम करना शुरू किया। तो जो माला सेन की जो बुक थी उसमें फूलन देवी की लाइफ की काफी डिटेल्स उसमें दिए हुए थे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 10 अगस्त 1963 को फूलन देवी का जन्म हुआ था मल्लाह कम्युनिटी में। अब मल्लाह कम्युनिटी जो है वो एक लोअर कास्ट कम्युनिटी उसे कहा जाता है, और माँ बाप जो थे वो गरीब थे। तो बड़े कम एज में, आई थिंक 11 साल के एज में फूलन की शादी करा दी गई थी। उससे उम्र में ऑलमोस्ट डबल या डबल शायद थे जो जिनके साथ उनकी शादी हुई थी, उनसे शादी करा दी गई। विदाई हुई फूलन देवी की, और वहां ससुराल में फूलन देवी के साथ बहुत कुछ हुआ। इतने कम एज में उन्हें सेक्सुअल वायलेंस झेलना पड़ा पति के हाथों। डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था। जो उनके ससुराल वाले थे उन्हें प्रताड़ित करते थे। ससुराल में जो आसपास के पड़ोसी जो थे वो लोग भी इनके साथ बदतमीजी करते थे। तो एक दिन फूलन जो है वो भाग करके अपने मैके वापस आ गई थी। मैके आई सोच करके कि जिंदगी थोड़ी सुधर जाएगी, लेकिन जिंदगी मैके में भी कोई खूबसूरत थी नहीं। फादर जो थे उनका अपने भाइयों के साथ ही डिस्प्यूट चल रहा था, और उस वजह से लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि फूलन देवी ने उस समय जो बुंदेलखंड में जो बीहड़ जो है वहां पे एक वो गैंग था विक्रम मल्ला का, डकैत। उस बीहड़ में बहुत सारे डकैत उस वक्त रहते थे। तो विक्रम मल्ला के गैंग को फूलन देवी ने ज्वाइन कर लिया था। विक्रम मल्ला के गैंग को पॉलिटिकल सपोर्ट था, और वहां पे एक पॉलिटिशियन थे उस समय, बेमानी गांव का एक ठाकुर श्री राम था। वो विक्रम मल्ला के गैंग को थोड़ा समझ लो हाथ था उसका उसके सर पे, और उसकी भी नजर फूलन पे थी।
और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जो ठाकुर जो था उसने विक्रम मल्ला को मरवा दिया और फिर फूलन देवी को अपने गांव ले जा करके उसके साथ उसके साथ बलात्कार किया। और वो बहुत ही एक ट्रैजिक इंसिडेंट था और उसके बारे में बहुत, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो बहुत चीजें मिल जाएगी। वो जो बेहमानी में बेमई गांव में फूलन के साथ कितनी यातना हुई थी, कई दिनों तक उनके साथ बलात्कार किया गया था। और फिर इन सब से परेशान होकर के फूलन देवी ने फिर एक दूसरा गैंग ज्वाइन कर लिया, मान सिंह का। और मान सिंह का गैंग ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कैसे ठाकुर श्री राम जो थे उनसे बदला लेने की कोशिश की। एक दिन उन्हें पता चला कि गांव बगल के गांव में किसी शादी में ठाकुर आने वाले हैं, तो फूलन देवी और मान सिंह जो है उस गांव पे धावा बोल दिया। ठाकुर श्री राम तो भाग गया, लेकिन बहुत सारे जो अपर कास्ट ठाकुर समुदाय के जो लोग थे उनको रोड पे खड़े करके गोली मरवा दिया गया। करीब 20 ठाकुरों को मारा था गोली से। और ये इंसिडेंट जो था, इसने ये एक तरह से नेशनल हेडलाइन बन गया। और इसी वजह से उस समय उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ गया था। और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक गई और फिर ये हुआ कि भाई फूलन देवी को थोड़ा उनको रोकना पड़ेगा। उसके बाद फिर बहुत सारी पुलिस एक्शन हुआ, इनके गैंग को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया, फिर फूलन देवी ने सरेंडर किया। और ये सारी जो जानकारी है ये माला सेन की किताब में थी। तो शेखर कपूर ने इन सारी डिटेल्स को सोचा कि इसे स्क्रीन प्ले इसका किया जाए और इसे फिल्म के रूप में पेश किया जाए जनता के सामने। तो शेखर कपूर ने माला सेन को ये अप्रोच किया और माला सेन ने इनकी स्क्रिप्टिंग में भी मदद की। लेकिन जो शूटिंग करना था और किसे कास्ट करना था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आमतौर पे जो इंडिया में डकैतों की जो फिल्म होती है उसमें आपने देखा होगा कि पुराने जमाने की फिल्में कैसी बनती थी। सारे जो डाकू होते थे वो काला टीका लगा के धोती कुर्ता पहन करके घोड़े पे आते थे। और ये बम्बैया फिल्मी डाकू होते थे, रियल डाकू जो थे वो बिल्कुल ही अलग होते थे। तो शेखर कपूर चाहते थे कि मैं रियलिस्टिक रखूं फिल्म को और मसाला फिल्म ना लगे, तो कैरेक्टर्स बिल्कुल रियल लगने चाहिए। और जो बीहड़ के जो डकैत होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं, वैसे दिखने वाले लोग की तलाश थी शेखर कपूर को। और बॉम्बे में वैसे एक्टर्स मिल नहीं रहे थे। तो उस वक्त तिग्मांशु धूलिया इनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, इन्होंने इनकी कास्टिंग में बड़ी मदद की। शेखर कपूर को लेके गए मंडी हाउस और वहां पे कई सारे थिएटर ग्रुप्स में इनको प्लेस वगैरह दिखाए और फिर वहां से कास्टिंग इन्होंने करवाई तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म के लिए। वहीं पे एक प्ले में सीमा विश्वास कोई प्ले कर रही थी और उसे देख करके शेखर कपूर को तिग्मांशु धूलिया ने कहा कि ये जो है लड़की, ये आपकी बैंडिट क्वीन फूलन देवी के रोल के लिए परफेक्ट है। इस तरह फूलन देवी की कास्टिंग हो गई। फिर जो भी आपके निर्मल पांडे, सौरभ शुक्ला और मनोज बाजपेयी, ये सारे उस वक्त मंडी हाउस में घूमते रहते थे। तो इन सब की कास्टिंग फिर तिग्मांशु धूलिया की वजह से फिल्म में हुई। फिर लेकिन शूटिंग का क्या करें? अब शूटिंग जो थी, क्योंकि बीहड़ का आपको दिखाना है पूरा सीन और बॉम्बे के स्टूडियो में तो आप बीहड़ नहीं दिखा पाओगे ठीक से। तो फिर शेखर कपूर पूरे क्रू को लेकर के चंबल गए। वहां पे जाकर के इसकी शूटिंग हुई और चंबल में भी ऐसा गांव ढूंढा गया जिसे देख करके ही आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उस गांव में कितना है वो गांव को ही देख के पता चल जाए। क्योंकि ये शेखर कपूर ने अपने ब्लॉग में एक बार इसके बारे में मेंशन किया था और बताया कि वो जो गांव था वो ऐसा था कि एक टीला था और टीले के ऊपर का जो एरिया था वहां पे अपर कास्ट के लोग रहते थे और पहाड़ी के नीचे का जो एरिया था वहां पे लोअर कास्ट के लोग रहते थे। और इन दोनों के घर को अगर आप देखोगे और इन दोनों एरिया के जो लोगों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन नीची जात का लोग है और कौन जो है वो अपर कास्ट के लोग हैं। जो अपर कास्ट के लोगों के घर थे वो पक्के मकान बने हुए थे, इधर वालों के घर बिल्कुल मिट्टी के थे। और गांव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। एक बार का जिक्र किया था शेखर कपूर ने, उन्होंने बताया कि जो क्रू का खाना पीना जो था वो ऊपर अपर कास्ट वाले जहाँ रहते थे वहां पे करवाया गया था। इस वजह से नहीं क्योंकि अपर कास्ट है और हम उन्हीं के यहाँ खाएंगे। शेखर कपूर ने कहा कि चूंकि जो नीची जाति के लोग जिस एरिया में रहते थे वहां पे रिसोर्सेज कम थे, तो इस वजह से ऊपर में पूरे क्रू का खाने पीने का व्यवस्था किया गया था। और एक बार क्या हुआ कि शूटिंग के टाइम पे ही कुछ लोकेशन में कुछ देख रहे थे शेखर कपूर, तो उन्हें प्यास बहुत जोर की लगी हुई थी और पानी उनके पास था नहीं। तो एक घर का उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई निकला, तो इन्होंने कहा कि जरा पानी पिला दीजिए। तो वो जो घर के मालिक थे उन्होंने कहा कि देखिए मैं पानी तो आपको पिला दूंगा, लेकिन फिर आपको ऊपर जहाँ पे आप खाना खाने जाते हो रोज, वहाँ के लोग फिर आपको घुसने नहीं देंगे क्योंकि आप नीची जाति के घर में पानी पी करके आए हो। तो शेखर कपूर को लगा कि ये इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है। खैर उन्होंने पानी पी लिया
और फिर शाम को जब वो ऊपर खाना खाने के लिए गए उस एरिया में जहाँ अपर कास्ट के लोग रहते थे, तो जिस घर में इनके पूरे क्रू का जो खाने का व्यवस्था किया गया था, तो उस घर में घुसने से पहले शेखर कपूर ने घर के मालिक को दरवाजे पे बाहर ही खड़े हुए बता दिया कि देखिए आपको मैं पहले बता देता हूँ कि मैं नीची जाति के घर से एक गिलास पानी पी करके आया हूँ, तो अब मैं घुस सकता हूँ कि नहीं आप मुझे बता दीजिए। तो जो उस घर के मालिक थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बाहर बस हाथ पैर धो करके अंदर आइएगा। तो इस तरह की चीजें पहली बार शेखर कपूर भी एक्सपीरियंस कर रहे थे। और लोकेशन जो था वहाँ पे इस तरह की चीजें होती थी, तो फिल्म का जो सोल है वो बिल्कुल प्योर आपको लगेगा देख करके कि उसी गांव में शूट हुआ है जहाँ पे इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते थे, जो कि फूलन देवी ने एक्चुअली फेस किया था। तो उसे बनाने में जो है वो रियलिज्म जो है वो काफी आपको फिल्म में दिखेगा। और फिल्म की शूटिंग में भी जो गांव के लोग थे उन्होंने काफी सहयोग किया। इनफैक्ट कई सीन्स ऐसे थे जिसे शूट करने का, अगर आपको याद होगा, आपने फिल्म देखा होगा, तो फिल्म में वो जो सीन है जहाँ पे फूलन को नेकेड घुमाया जा रहा है, वो सीन शूट करने समय शेखर कपूर और क्रू को भी लगा था कि कहीं गांव वाले हंगामा ना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ नहीं और बहुत स्मूथली वो सीन भी फिल्माया गया। और गांव वालों का कॉपरेशन काफी ज्यादा था, इस बारे में शेखर कपूर ने कई बार कहा भी है। उसके बाद खैर फिल्म 1994 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई और जहां लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई, क्योंकि इंडिया से इस तरह की फिल्म आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आपको जैसा पता ही है कि इस तरह की मसाला फिल्में उस वक्त बॉलीवुड में बनती थी। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तो लोगों को फिल्म पसंद आई, लेकिन जब इंडिया में रिलीज करने की बारी आई तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पसीने छूट गए। पहले तो वो जो नेकेड सीन था और उसके अलावा फिल्म में गाली गलौज बहुत ज़्यादा था, तो सेंसर बोर्ड ने तो बोला कि वो आप नेकेड चलने वाला सीन इसको हटाइए और रेप सीन्स को कम कीजिए, और करीब 100 कट सजेस्ट किए थे सेंसर बोर्ड ने। तो शेखर कपूर को लगा कि यार ऐसे तो फिर फिल्म का पूरा जो जिस वजह से हम ये फिल्म बना रहे हैं और जो एट्रोसिटी हम दिखाना चाह रहे हैं फूलन देवी के लाइफ पे, वो तो सभी हट जाएगा, तो फिर लोग देखेंगे क्या। तो शेखर कपूर ने इस सेंसर बोर्ड के डिसीजन को चैलेंज किया FCAT में, जो उसे कहते हैं फिल्म सर्टिफिकेट एपलेट ट्रिब्यूनल। तो वहां पे जाके शेखर कपूर ने इसके खिलाफ अपील किया। FCAT के लोगों ने देखा तो फिर कहा कि नहीं नहीं, फिल्म बिल्कुल सही है, और जो इंटेंशन है वो जो नेकेड चलाने वाला जो सीन है वो जो आप दिखा रहे हो, उसका इंटेंशन किसी को टिटलेट करना नहीं है। तो फिल्म तो FCAT ने इनफैक्ट CBSE मेंबर को झाड़ भी लगाया कि अगर आपको टिटिलेशन में और रियलिस्टिक पोर्ट्रेल में अगर आपको फर्क नहीं पता है तो आपको जाके इंडिया में खुजराहो को खुजराहो के मंदिरों को देखना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ ही हुई। FCAT ने फिल्म को क्लियर कर दिया। उसके बाद गुज्जर कम्युनिटी के लोगों ने फिल्म के अगेंस्ट पिटिशन फाइल कर दिया। गुज्जर कम्युनिटी के लोगों ने पिटिशन फाइल किया तो दिल्ली कोर्ट ने इस फिल्म को बैन कर दिया। दिल्ली कोर्ट ने फिल्म को बैन किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो शेखर कपूर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में फिर जाके मामला क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट से मामला क्लियर हुआ तो फूलन देवी ने फिल्म के अगेंस्ट एप्लीकेशन डाल दिया, पिटिशन। उनका कहना था कि मैं एक जिंदा औरत हूँ और मेरा रेप सीन आप दिखा रहे हो फिल्म में, और मुझसे बात भी नहीं की गई है इस बारे में। शेखर कपूर कभी मुझसे बात भी नहीं की है, और जो जिस किताब को लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि इस किताब पे ये फिल्म बनी है, उस किताब की राइटर ने भी मेरे से आज तक बात नहीं की। और ये बात भी सच है कि माला सेन की जो बुक थी वो इनफैक्ट थर्ड पर्सन अकाउंट के बेसिस पे लिखी गई किताब थी। तो फूलन देवी ने फिल्म पे भी और बुक को लेकर भी ऑब्जेक्शन रेज किया। हालांकि इसको लेकर के शेखर कपूर ने भी कहा था कि देखिए, बाद में वो जब उन्होंने फिल्म देखी तो पसंद भी आई थी, लेकिन बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था, वो चाह रहा था कि बैंडिट क्वीन रिलीज ना हो, और इसके पीछे बहुत पॉलिटिक्स भी थी। अभी रिसेंटली शेखर कपूर ने एक इंटरव्यू दिया था लल्लन टॉप को, और उसमें भी ये बात बताई थी कि बहुत एक बड़ा फोर्स चाह रहा था कि फिल्म रिलीज ना हो, क्योंकि उसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स थी। तो इस वजह से चीजें हुई। बैंडिट क्वीन के रिलीज होने में प्रॉब्लम तो हुई थी, लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो हाउसफुल चली। और प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त जो लोग थे, मुझे याद है मैं भी उस वक्त स्कूल में ही था, और उस वक्त जो हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी अजीब सी है कि फिल्म का जो सेलिंग पॉइंट बन गया था वो नेकेड सीन बन गया था, कि लोग उस सीन को देखने के लिए हॉल जा रहे थे। और सबको लग रहा था कि चूंकि ये एडल्ट रेटिंग इसे दी गई थी, तो एक एडल्ट मूवी है और सिर्फ सेक्स सीन्स हो गए, और रेप का जो सब्जेक्ट है वो कितना डरावना है, किसी औरत के साथ अगर इस तरह की चीजें होती है, वो कितनी शर्मनाक चीज है और कितनी ब्रूटल है। और लोग उसको कंसिडर ना करके फिल्म में सिर्फ वो देखने गए कि वो टिटलेट हो जाएंगे कि चूंकि उसमें किसी लेडी को नेकेड दिखाया गया है। तो ये एक तरह से उस फिल्म का सेलिंग पॉइंट हो गया उस समय, क्योंकि हमारी ऑडियंस उस वक्त ज्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी।
तो लोग भर-भर के सिनेमा हॉल जा रहे थे सिर्फ़ वो सीन देखने के लिए। वो सीन खत्म होता था, फिर लोग सिनेमा हॉल से बाहर आ जाते थे। तो माइंडसेट भी लोगों का, जो इंडियन ऑडियंस थी उस वक़्त इवॉल्व बहुत बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। फ़िल्म हिट भी हो गई इस वजह से, लेकिन जो सीरियसनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे शेखर कपूर, वो इंडियन ऑडियंस को उस वक़्त समझ नहीं आया। तो ये अपने आप में इंडिया में जो सेंसिबिलिटी है लोगों की, वो इस चीज़ को दर्शाती भी है। हालाँकि फ़िल्म जब रिलीज़ हुई तो इंडियन फ़िल्म क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा फ़िल्म को बैश भी किया थोड़ा। क्योंकि जो फ़िल्म क्रिटिक्स थे उनको लग रहा था कि फ़िल्म में रेप सीन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है डायरेक्टर, और लोगों को वो टिटिलेट करना चाहते हैं। जो कि ये बात सच भी है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस सिर्फ़ वही रेप सीन ही देखने के लिए जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि, क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो इंसाफ का तराजू वगैरह इन सब के यूट्यूब पे ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। रेप सीन्स आप डालो और वो आ जाएँगे। तो और जिस तरह का आपको पता ही है कि इवन पॉर्न, रेप पॉर्न भी एक फिनोमिना है, और लोग सर्च करते हैं देखने के लिए, पता नहीं क्या खुशी मिलती है। तो ये प्रॉब्लम थी, और इस बात को फ़िल्म क्रिटिक्स ने भी रेज़ किया कि क्यों आप इतना ज़्यादा रेप दिखा रहे हो? लेकिन जो शेखर कपूर का कहना था कि भाई ये आप मुझे फ़िल्म दिखाने से रोक रहे हो, जबकि ये सच्चाई है। मैं किसी को टिटिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो लव मेकिंग नहीं दिखा रहा हूँ, मैं रेप दिखा रहा हूँ, और वो एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, एट्रोसिटी है किसी के अगेंस्ट, और उसको लेकर के आप मतलब पूरी पूरी जो एक व्यवस्था है, वो मेरे खिलाफ हो गई है। इस फ़िल्म को जब अवार्ड मिला था, आई थिंक नेशनल अवार्ड मिला था, तो शेखर कपूर ने कुछ अजीब-सा वो एक्शन भी दिखाया था स्टेज पे जाते हुए, शायद हथकड़ी बाँध के कुछ ऐसे करके किया था। ये एक तरह का प्रोटेस्ट, मार्क ऑफ प्रोटेस्ट था कि मेरी फ़िल्म को लेकर के इतना जो आप लोगों ने हंगामा मचाया, उसके सब्जेक्ट को आप लोग समझने की कोशिश भी नहीं किए, और सब कोशिश सिर्फ़ यही थी कि इस फ़िल्म को किस तरीके से रोक दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें थी। अभी इवन जो अमेज़न पे जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है, तो उसमें बहुत सारे सीन्स काट दिए गए, गाली काट दी गई। वो जो रेप सीन जिसको लेकर के इतना हंगामा हुआ था, वो सारे सीन्स आपको अमेज़न पे नहीं दिखेंगे। इसको लेकर के भी शेखर कपूर ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया था कि अगर आपको दिखाना है फ़िल्म, तो जैसा मैंने बनाया आप उस तरीके से दिखाओ। तो ये सारी बातें हुई। फूलन देवी का भी बहुत सारा ऑब्जेक्शन था कि आप मेरे जो सीन्स दिखा रहे हो विक्रम मल्ला के साथ, वो सब कभी हुए नहीं। कई लोगों ने ये भी कहा कि जो माला सेन की बुक है, उसमें वो सारे रेप सीन्स हैं ही नहीं जो कि आप फ़िल्म में दिखा रहे हो। और जब ये बात जब फूलन देवी ने ये कह दिया कि मेरे से तो फ़िल्म मेकर ने बात भी नहीं किया था, तो इस पॉइंट को लेकर के भी बहुत ऑब्जेक्शन रेज़ हुआ कि एक फ़िल्म मेकर किसी ज़िंदा इंसान के ऊपर फ़िल्म बना रहा है, और उससे बात करने की ज़रूरत भी नहीं समझ रहा, और वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अगर पर्दे पे उतार रहा है, तो फिर वो कितनी ऑथेंटिक होगी। अब शेखर कपूर ने इसको लेकर के कहा कि नहीं, अगर मैं इसलिए नहीं उनसे मिला क्योंकि मेरी जो थॉट प्रोसेस थी, वो डाइल्यूट हो जाती उनसे मिलने के बाद। अब क्यों कहा ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई इस तरह की बैंडिट क्वीन को लेकर के, और अगर आप कंट्रोवर्सी को हटा दो और बैंडिट को क्वीन को सिर्फ एज़ अ फ़िल्म अगर आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि फ़िल्म कितनी अच्छी बनी थी, और सिनेमैटिक वैल्यू इस फ़िल्म का कितना ज़्यादा था। अब कंट्रोवर्सी में कौन सच कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसने झूठ कहा, किसने सच कहा। फूलन देवी ने, क्योंकि शेखर कपूर का कहना है कि फ़िल्म देख कर के फूलन देवी को अच्छा लगा था, और बाद में उन उन उनके ब्रेन को किसी ने वॉश कर दिया और उनको इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप फ़िल्म के अगेंस्ट चले जाओ और इसके अगेंस्ट पिटीशन डाल दो। तो वो क्यों हुआ, ये आज तक समझ नहीं आया शेखर कपूर को। खैर, और फूलन देवी की तो खैर पोस्ट 2000 डेथ भी हो गई, मर्डर हो गया था उनका। तो बहुत सारी चीज़ें बंद ही रह गई। ठीक से क्लियरली चीज़ें सामने नहीं आ पाई। लेकिन फ़िल्म को देखिए अगर आप बैंडिट क्वीन को, तो आपको समझ में आया कि जो बैंडिट क्वीन का जो सिनेमैटिक वैल्यू था, वो कितना ज़्यादा था। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप अमेज़न पे देख सकते हो। लेकिन वही बात है कि वो सेंसर्ड वर्ज़न है, बहुत सारे सीन्स उसमें कटे हुए हैं, तो आपको ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगा। अब एग्ज़ैक्टली बैंडिट क्वीन आपको कहाँ मिलेगी ये मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी अभी तक मिली नहीं। प्रोड्यूसर्स के पास होंगे उसका जो रियल प्रिंट होगा। तो नहीं है तो ख़ैर आप अमेज़न पे देखो और फ़िल्म को देखो और उसके मैसेज को समझने की कोशिश करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।